हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार और मैं बात कर रहा हूँ आपका एएलपी साइको टेस्ट के बारे में। इसमें आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे टेबल टेस्ट का पार्ट 2। ध्यान से समझना। एएलपी साइको टेस्ट में एक सेक्शन होता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक टेबल टेस्ट और एक वॉच टेबल टेस्ट। वॉच टेबल टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। टेबल टेस्ट और रो कॉलम टेस्ट का पार्ट 1 आपका आ चुका है, जिसमें सब कुछ कंप्लीट थ्योरी मैंने बायलिंगुअल में कवर किया हुआ है। और ये आपका है पार्ट 2। इसमें हम लोग बात करेंगे 30+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, है ना। और ये आपका 100% कंसेप्ट कवर करेगा। मतलब टेबल टेस्ट में जितना भी कंसेप्ट है उस पे बेस्ड 30+ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपका काम क्या है? आपका काम है पार्ट 1 पहले अच्छे से देखना है, उसको नोट डाउन करना है जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है। उसके बाद पार्ट 2 में जितना क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया या डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको आपको अच्छे से देख करके समझना है। इसके बाद आपको टेबल टेस्ट का लेक्चर कभी भी कहीं भी नहीं देखना है, ना मेरे प्लेटफॉर्म पे, ना किसी और के प्लेटफॉर्म पे, ना किसी बुक में, ना किसी ऑफलाइन कोचिंग में। जब आप कहीं भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे ज़्यादा तो कहीं कुछ बताया ही नहीं गया, मैंने सब कुछ ऑलरेडी कवर कर दिया है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ बचेगा प्रैक्टिस करना। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। जितने भी बच्चे जीडीसी वाले हो, जीडीसी बेसिकली डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जिसमें बच्चे ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं लोअर ग्रेड पे और वो एएलपी के लिए अप्लाई करके साइको टेस्ट का एग्जाम देते हैं और पास करके एएलपी बनते हैं। और आरआरबी जो है वो आपका फ्रेश वैकेंसी का है और इस बार जो आपका एग्जाम है उसमें लगभग 1,50,000 प्लस बच्चे साइको टेस्ट देने वाले हैं। तो आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से और सीरियसली करना है। चलो एक एक करके बताते हैं। यहाँ पे आपका काम है, ये मैंने लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वीडियोज दैट यू नीड टू वॉच इन ऑर्डर। जब आप टेबल टेस्ट का पार्ट 1 देखोगे, मैंने सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ। ये लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वीडियोज है, आपको ये सीरियली अच्छे से देखना है एक एक करके, ठीक है। चलो इस लेक्चर के बाद आपका ट्रैक मेमोरी टेस्ट का लेक्चर आएगा, ये आप लोग जान जाओ। ये अनलिमिटेड एजुकेशन का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप सभी को रहना है। कोई भी वीडियो आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा, कोई भी अपडेट आएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाएगा। ये अनलिमिटेड एजुकेशन का ही डेडिकेटेड ग्रुप है फॉर एएलपी साइको टेस्ट। इसमें आप सभी को रहना है। इस एएलपी साइको टेस्ट जो आपका फ्रेश वैकेंसी है, इसमें 1,50,000 प्लस बच्चे जो हैं वो आपका साइको टेस्ट में अपीयर होंगे। और इस ग्रुप में जो है वो आप मान करके चलो कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 75,000 प्लस बच्चे आ जाएंगे। तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जो लोग मुझे नहीं जानते हो या अनलिमिटेड एजुकेशन को नहीं जानते हो सकता है आप लोग ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे होगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग जान जाओ अनलिमिटेड एजुकेशन इज नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर साइको टेस्ट प्रिपरेशन इन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। बेसिकली फॉर ऑनलाइन साइको टेस्ट प्रिपरेशन, ओके। चलो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ 1,50,000 बच्चे में 75,000 प्लस बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन पे प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक स्लाइड है जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया हुआ है। ये जनरली काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन होता है, हो सकता है आप लोगों के मन में भी ऐसा क्वेश्चन होगा, तो मैं हर लेक्चर में ये बताता हूँ ताकि आपके मन में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग जान जाओ। पॉइंट नंबर 1, लैपटॉप से प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है एक्सटर्नल माउस के हेल्प से। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। विदाउट लैपटॉप पे प्रैक्टिस आप साइको टेस्ट नहीं पास कर सकते हो। इसीलिए अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो रेंट पे ले लो, फ्रेंड से ले लो, किसी रिलेटिव से मांग लो, साइबर कैफ़े में चले जाओ, लेकिन कम से कम 7 दिन का प्रैक्टिस
लैपटॉप से ज़रूरी है। एक्सटर्नल माउस के हेल्प से जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें कोई पेन एंड पेपर आपको नहीं मिलेगा। ये सब आपको पार्ट 1 में मैंने अच्छे से बताया हुआ है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो कोशिश करना है जितना ज़्यादा आप नंबर ला सकते हो। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा स्कोर करोगे एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली उतना अच्छा हो जाएगा। तो एक्यूरेसी के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ फुल स्कोर लाने पे है। जब तक आपको फुल स्कोर नहीं आता है तब तक आप प्रैक्टिस करोगे। और एग्जाम में ऑटो सेव होता है, ठीक है। अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट 1 फ्री है, तो उसको लगाओगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ये सब मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, आप लोग देख लेना। इस प्लेटफॉर्म पे आपको ना तो टेस्ट का कमी होगा ना प्रैक्टिस का कोई कमी होगा, है ना। सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, फुल टेस्ट मिलेगा, ऐप भी मिलेगा। सिंगल प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो साइको टेस्ट ऐप पे भी चलवाता है ना। तो आपको ऐप पे कभी कभी करना है, जैसे वीडियोज वगैरह देख सकते हो, सेक्शनल टेस्ट वगैरह लगा सकते हो। बाकी हमेशा वेबसाइट से लैपटॉप पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, है ना। साइको टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 लैंग्वेज में होगा, एक हिंदी एंड एक इंग्लिश। इसके अलावा साइको टेस्ट में कोई और लैंग्वेज नहीं चलता है। और सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनल एग्जाम लाइक इंटरफेस जो देता है वो 100% सेम होता है ना। 100% सेम मतलब आपको एग्जाम में लगेगा कि आप अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज ही दे रहे हो फाइनल एग्जाम में। 100% एरर फ्री टेस्ट है ना। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिस करोगे और दुनिया भर का एरर मिलेगा किसी टेस्ट सीरीज में तब आपको पता चलेगा इसका बेनिफिट। 100% एरर फ्री टेस्ट है, सर्वर काफ़ी फास्ट होगा, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंट वीडियोज भी मिल जाएगा। वीडियोज बेसिकली मेरा यूट्यूब पे फ्री में भी आता है, तो जितना भी वीडियो है ज़रूरत का वो सारा आपको पेड कोर्स के अंदर भी मिलेगा और यूट्यूब पे भी मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो देख करके साइको टेस्ट का प्रिपरेशन नहीं होता है। वीडियो में जितना ज़रूरी है, जितना साइको टेस्ट के लिए आपको समझना ज़रूरी है, मैं सब कुछ वीडियो में बता देता हूँ। इसके बाद साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपका स्कोर आएगा, उतना ज़्यादा आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। टाइम मैनेजमेंट ही है साइको टेस्ट। जो टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया मतलब इसमें आपको टाइम काफ़ी कम मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये होता है प्रैक्टिस के वजह से, ठीक है। वैलिडिटी है, वैलिडिटी 1 ईयर इसीलिए देता हूँ कि ताकि अगर किसी रीजन से एग्जाम का डेट आगे चला गया तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेस्ट साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। अब ये सब मैंने बताया हुआ है, तो पार्ट 1 में जितना भी चीज़ आपको मैंने बताया हुआ है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ जल्दी जल्दी। पार्ट 1 में ये सब मैंने बताया हुआ है, आज हम लोग पार्ट 2 पे ही फोकस करेंगे मेन, है ना। चलो, ये सब साइको टेस्ट के बारे में था जो पार्ट 1 में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि टेबल टेस्ट क्या होता है, आरडीएसओ का गाइडलाइंस क्या होता है, कितना क्वेश्चन आपको मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा। तो जो लोग पार्ट 2 पहली बार देख रहे हो ना, सबसे पहले आप लोग जाकर के पार्ट 1 देखो, है ना। उसके बाद मैंने किस टाइप के क्वेश्चंस इमेज आएंगे आपके एग्जाम में ये सब बताया था। उसके बाद से एक लाइन से जो है वो मैंने आपको कंसेप्ट स्टार्ट किया था। कंसेप्ट ऑफ रो कॉलम क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर या नंबर क्या है ना। उसके बाद इसी में अलग अलग तरह का कंसेप्ट है वो मैंने बताया। कंसेप्ट ऑफ पोजीशन में ही रिवर्स ऑर्डर क्या होता है ना। एभव, जस्ट एभव, अपर मोस्ट, टॉप मोस्ट, ये सब क्या होता है। बिलो, जस्ट बिलो, लोअर मोस्ट, बॉटम, ये सब क्या होता है। लेफ्ट राइट का कंसेप्ट, अप डाउन का, अराउंड, नियर बाय का, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, फ्रीक्वेंसी, है ना। उसके बाद मैंने कंसेप्ट ऑफ डायगोनल को अच्छे से समझाया था आपका, ओके। और फिर आपका एक्सचेंज ऑफ रो के बारे में बताया था। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ कॉलम के बारे में, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ डायगोनल के बारे में, और उसके बाद फिर फ्रॉम का कंसेप्ट, ऑफ का कंसेप्ट, है ना। फिर आपका क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, ये सब जो भी है। और उसके बाद मैंने पार्ट 1 में ही बेसिकली वो शायद
1 घंटा 33 मिनट है ना, 1.5 आवर का वो लेक्चर है। तो पहले आपको वो अच्छे से देखना है, और उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म कर दिया था। तो इतना सारा चीज मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है, तो आपका काम है पार्ट 1 को अच्छे से देखना। और पार्ट 2 में मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 से, और हम लोग जाएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 30 तक। और क्वेश्चन नंबर 31 जो है उसका आंसर आपको कमेंट करना है। सही सही आंसर कमेंट कर दिए मतलब आपका टेबल टेस्ट का कंसेप्ट क्लियर। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट के लिए स्क्रोलिंग प्रैक्टिस है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच अल्फाबेट appears just above the alphabet to the left of fifth alphabet of column 5 है ना। साइको टेस्ट सिर्फ 2 लैंग्वेज में होगा, तो इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश यूज इंग्लिश, अगर आपको हिंदी समझ में आता है हिंदी में पढ़ो, दोनों भाषा एक साथ स्क्रीन पे आएगा है ना। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लैंग्वेज स्विच नहीं होता है, एक साथ स्क्रीन पे दोनों भाषा होगा। तो जिसको जो समझ में आता है वो देखो, कौन सा ऐसा अक्षर है जो कॉलम 5 के 5वें अक्षर के बाईं ओर वाले अक्षर के ठीक ऊपर आता है। तो अब आप क्या करोगे, आपका काम है कॉलम 5 के 5वें अक्षर। तो कॉलम 5 ये है, और मैंने क्या बताया था, ये सब आपको पता है, क्लास 1 में मैंने सब बताया हुआ था। कॉलम 5 का 5वां अक्षर ये है, ठीक है। तो कॉलम 5 के 5वें अक्षर के बाईं ओर वाले अक्षर, इसके बाईं ओर आपका ये अक्षर है, के ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर आपका ये है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा है ना। इंग्लिश में है, व्हाट अल्फाबेट अपीयर्स जस्ट अबव द अल्फाबेट टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ अल्फाबेट ऑफ कॉलम 5। फिफ्थ अल्फाबेट ऑफ कॉलम 5 इज ए। नाउ गो टू द लेफ्ट ऑफ दिस फिफ्थ अल्फाबेट, दैट वन इज ई, एंड व्हाट विल बी जस्ट अबव ई, आंसर विल बी ए। ठीक है, काफी सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन इसमें काउंटिंग भी चेक हो गया कि कॉलम 5 का 5वां अक्षर कौन सा होगा, उसके बाईं ओर। अब इसके बाईं ओर तो ये भी हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरा क्वेश्चन में है कि मुझे कॉलम 5 के 5वां अक्षर के बाईं ओर के अक्षर, तो बाईं ओर के अक्षर तो यही होगा। बाईं ओर अंतिम अक्षर होता, अगर बाईं ओर अंतिम अक्षर होता फिर ये आता। बाईं ओर का अक्षर, तो बाईं ओर का अक्षर ये है, इसके ठीक ऊपर, यहाँ पे देखो ठीक ऊपर है। अगर ठीक नहीं होता, अगर ये नहीं होता, सिर्फ ऊपर होता तो भी यही आंसर होता, लेकिन अगर सबसे ऊपर होता, सबसे ऊपर, तब ये आंसर होता। तो ये चीज आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12, the letter which appears is the middle of the entire table doesn't appear in which column, which letter appears most often in that column। क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस आपको वे ऑफ थिंकिंग यहाँ पे चेक कर रहा है। इन लेस टाइम मतलब कम समय में जल्दी, पूरे तालिका के मध्य, मुझे चेक करना ही नहीं, आपको पता है कि पूरा तालिका जो है उसके मध्य में आपका ये है। तो पूरे तालिका के मध्य में जो अक्षर आता है, कौन सा अक्षर आता है, तो सी आता है। यह अक्षर या वह अक्षर किस स्तंभ में नहीं आता है। अब आपको देखना है कि ये सी जो है वो किस कॉलम में नहीं है, ये काम जल्दी जल्दी करना है। सी है, सी है, सी है, सी है, सी इस कॉलम में नहीं है। अब क्वेश्चन है कि उस स्तंभ में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आता है। तो आप कॉलम 5 या स्तंभ 5 में देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आया है, तो आप कहोगे सर बी 2 बार आया है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, द लेटर विच अपीयर्स इन द मिडिल ऑफ द इंटायर टेबल, तो सी इज इन द मिडिल ऑफ द इंटायर टेबल। नाउ यू हैव टू फाइंड इन विच कॉलम सी इज नॉट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके,
doesn't appear in which column? Then look for C. C is there in column 1, C is present in column 2, C is also there in column 3, C is there in column 4, but C is not there in column 5. Now question is, what is the most repeating number in column 5? Okay, which letter appears most often? इसका मतलब ये होता है कितना बार, सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, तो आंसर विल बी बी। ओके, ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13, इन दिस इंटायर टेबल विच लेटर हैज अपीयर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? पूरे तालिका में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है? अब यहाँ पे आपको काउंटिंग करना है, और ये कैसे करोगे, काफी फास्ट करोगे, काफी फास्ट करोगे, और हमेशा स्टार्ट करना ए से, है ना, रैंडम स्टार्ट करोगे, माइंड कंफ्यूज करेगा, भूल जाओगे कि अभी ई का काउंट किए थे, डी का किए थे, सी का किए थे, ई का किए थे कि नहीं किए थे, बी का करेंगे, ए का करेंगे, ऐसे नहीं, सीरियली फिंगर पे, स्क्रीन आपके सामने होगा, फिंगर पे आप करोगे, एक हाथ में माउस है, पेन पेपर आपको मिलेगा नहीं, तो फिंगर पे ए 1 2 3, चलो, मतलब सबसे ज्यादा बार पूछा है ना, तो उस हिसाब से भी थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। बी देख करके लग रहा है काफी है, देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो 3 4 5 6 7, तो बी 7 बार आया। लेकिन मैं तो नहीं जानता हूँ कि बी से ज्यादा बार कोई और आया है कि नहीं, तो मुझे तो चेक करना पड़ेगा ना, है ना। तो सी के बारे में देखेंगे, सी 1 2 3 4 खत्म। डी के बारे में देखेंगे, डी 1 2 3 4 5 खत्म। ई के बारे में देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, देखो अप्रोक्स टच कर दिया था, है ना। तो बी मेरा सबसे ज्यादा बार आया, 1 2 3 4 5 6 7। तो यही क्वेश्चन है कि इस पूरी तालिका में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है, तो बी। वह अक्षर किस पंक्ति में नहीं है? अब बी देखो किस पंक्ति में नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये रो 5 पंक्ति 5 में बी नहीं है, उस पंक्ति में कौन सा अक्षर ज्यादा बार आया है, तो इस पंक्ति में मेरा ई ज्यादा बार आया है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 आर सेम कंसेप्ट वाइज, लेकिन बस थोड़ा सा स्पीड, मतलब साइको टेस्ट जो होता है ना, इसमें आपका टाइम बर्बाद करवाने का कोशिश किया जाता है ना। एक तो आपको स्क्रोलिंग काफी ज्यादा देगा, जिसको आप माउस के लेफ्ट क्लिक से स्क्रोल करोगे उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। उसके बाद वो बिना वजह क्वेश्चन को लंबा करेगा, है ना। तो ये सब चीज प्रैक्टिस से होगा, क्लियर। चलो, इन दिस इंटायर टेबल विच लेटर हैज अपीयर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, तो आपको क्या करना है, काउंटिंग करना है। आप काउंट करोगे तो आप देखोगे कि बी अपीयर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन दिस टेबल, in which row that letter is not there. Now go for B, in which row B is not present, answer will be row 5. Now which letter has appeared the most number of times in that row? Now in row 5 which number is appeared more number of times? Okay, तो आंसर आपका क्या होगा, ई। चलो, ये आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मतलब सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, which will be the last letter of the left diagonal below the second letter to the right of the third letter of the column whose letter A is at the end? ए अक्षर जिस स्तंभ के अंत में है, ठीक है, इस स्तंभ 3 के अंत में है, उस स्तंभ का तीसरा अक्षर, अब इस स्तंभ का तीसरा अक्षर सी हुआ, इस स्तंभ का ऊपर से काउंट करेंगे जब तक बोला नहीं जाए कि ऊपर से या नीचे से, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कुछ नहीं बोले तो ऊपर से, कुछ नहीं बोले तो पंक्ति में बाएं से, कुछ नहीं बोले तो स्तंभ में ऊपर से। पार्ट 1 क्लास 1 में मैंने बताया हुआ है। उस स्तंभ का तीसरा अक्षर आपका ये है, के दाएं दूसरा अक्षर के है, छोड़ेंगे के पहला दूसरा, यहाँ पे पहुंच गए, के दाएं दूसरा अक्षर के नीचे बाएं विकर्ण। अब यहाँ पे इसका विकर्ण ये गया हुआ है और इसका विकर्ण आपका ये गया हुआ है, तो के नीचे बाएं विकर्ण मैंने बोला था क्लास 1 में कि आपको वो दे देगा।
ऊपर बाएं, नीचे बाएं, ऊपर दाएं, नीचे दाएं। तो यहाँ पे दिया हुआ है नीचे बाएं, तो नीचे बाएं विकर्ण का अंतिम अक्षर ए है, तो आंसर आपका होगा ए। ठीक है। Which will be the last letter of the left diagonal below the second letter to the right of the third letter of the column whose letter A is at the end। तो इंग्लिश में बेसिकली लास्ट से चलते हैं, है ना। कॉलम ऑफ द कॉलम whose letter A is at the end, A is at the end in column 3। ओके, तो यहाँ पे आप आ गए, है ना। अब देखो राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ कॉलम, तो थर्ड लेटर है इस कॉलम का आपका सी। ओके, नाउ टू द राइट ऑफ द सेकंड लेटर टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ कॉलम 3। तो क्या है, सेकंड लेटर टू द राइट, फ्रॉम नहीं है, टू द राइट, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ यहाँ पे। ओके, विच विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द लेफ्ट डायगोनल बिलो, लेफ्ट डायगोनल, दिस वन इज लेफ्ट अपर डायगोनल, दिस वन इज लेफ्ट बिलो डायगोनल। तो विच वन विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द लेफ्ट डायगोनल, तो लास्ट लेटर ऑफ दिस लेफ्ट डायगोनल इज ए। ओके, तो आंसर विल बी ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15, मूविंग फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर reach the last letter of column 5, then go to the last letter of the diagonal of that letter and again reach the same place from where you started. In this way the triangle is formed. In this triangle which letter is in between B and D। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को कितना लॉन्ग किया गया है, क्यों, आपका टाइम को बर्बाद करने के लिए। नीचे बाएं कोने से चलते हुए स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर पर पहुंचे। नीचे बाएं कोने, मैंने बताया था ना, मैं यहाँ सेंटर पे स्क्रीन देख रहा हूँ, ये मेरे लेफ्ट में, मेरे बाएं ये है, दाएं ये है, अपर में ये है ना, और लोअर में ये है। तो ये है आपका नीचे बायां कोना। सब कुछ आपको क्लास 1 में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। नीचे बाएं कोने से चलते हुए स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर पर पहुंचे, यहाँ पे। तो नीचे बाएं कोने से चलते हुए स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर पर पहुंचे, फिर उस अक्षर के विकर्ण के अंतिम अक्षर पर जाते हुए पुनः वहीं पहुंचे जहां से चले थे। अब इस अक्षर से विकर्ण के अंतिम अक्षर पे जाते हुए अब आप यहाँ पे आ चुके हो, पुनः वहीं पहुंचे जहां से चले थे। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, आपने स्टार्ट यहाँ से किया था। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है। तो ये हुआ आपका। इस प्रकार जो त्रिभुज का निर्माण होता है उस त्रिभुज में बी और डी के बीच का अक्षर कौन सा होगा। तो ये आपका ट्रायंगल हुआ। अब बी और डी आप पता कैसे करोगे, बी और डी आप पता करोगे स्टार्टिंग पॉइंट से। आप यहाँ से स्टार्ट किए थे ना, तो बी और डी खोजो। यहाँ से जब जाओगे तो ऐसे गए, रास्ता में यहाँ पे डी मिला और यहाँ पे बी मिला, इस दोनों के बीच में सी है, तो आंसर होगा सी। देखते हैं कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या। यहाँ से वापस आए, यहाँ पे ये बी है और यहाँ से ये बी और ये डी, इसके बीच में तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो क्वेश्चन एकदम मस्त परफेक्ट है। तो ये आपको समझ में आया। इसको फिर से एक बार अच्छे से देखो इंग्लिश में। मूविंग फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, नाउ गो टू और स्टार्ट विथ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट विच लेटर इज एट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया था कि पोजीशन लेटर से अच्छा होता है पोजीशन। आप पोजीशन को पकड़ो, तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर का ये पोजीशन है, पोजीशन पे सी है बट पोजीशन ये है, तो इस पोजीशन पे आप हो। मूविंग फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर रीच द लास्ट लेटर ऑफ कॉलम 5, तो दिस वन इज लास्ट लेटर ऑफ कॉलम 5। नाउ गो टू द लास्ट लेटर ऑफ द डायगोनल ऑफ दैट लेटर, तो नाउ यू आर ऑन द लास्ट लेटर ऑफ दिस डायगोनल ऑफ दिस
letter, okay, and again reach the same place from where you started, okay. In this way the triangle is formed, okay. In this triangle, which letter is in between B and D? Then you have started from this position, just follow the path, okay, and look for D and B. Here D is present, here D is present. Now C is in between B and D, okay. Then answer will be C. Question is about in this triangle which letter is in between B and D. तो C is present in between B and D, okay. चलो question number 16. Reach the fourth letter from the left in row 3 and the third letter from the bottom of column 4. Which letter appears most frequently in the column in which the second letter on the diagonal above the left of that letter appears? देखो एक चीज बता देता हूँ, साइको टेस्ट सिर्फ 2 भाषा में होगा, ये आपको पता है। मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल कवर कर रहा हूँ, अगर इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, इंग्लिश वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन जो आपका है वो इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है। हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो सब कुछ हिंदी में ही बोल रहा हूँ बेसिकली, है ना। लेकिन फिर भी टेबल टेस्ट एंड वाच टेबल टेस्ट में लैंग्वेज इशू होता है। साइको टेस्ट में सिर्फ यही 2 ऐसा सेक्शन है जिसमें लैंग्वेज इशू आपका होता है। इसीलिए टेबल टेस्ट एंड वाच टेबल टेस्ट में अलग अलग लेक्चर में फिर से लाऊंगा, जिसमें क्वेश्चन तो डिस्कस यही करेंगे, लेकिन हिंदी वाला जो वीडियो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे और हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगा। एक लाइन, एक शब्द, एक अक्षर, एक वर्ड, सब कुछ हिंदी में ही बोलेंगे। और एक लेक्चर आएगा जिसमें सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश में ही समझाने का कोशिश करूंगा, ओके। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। इस प्लेटफॉर्म के अलावा इंग्लिश कंटेंट मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। ब्लाइंडली आप अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो करो, मैं सब कुछ क्लियर अच्छे से करवा दूंगा। पंक्ति 3 में बाएं से चौथा अक्षर, पंक्ति 3 में बाएं से चौथा, 1 2 3 4, पंक्ति 3 में बाएं से चौथा अक्षर और स्तंभ 4 के नीचे का तीसरा, स्तंभ 4 के नीचे का तीसरा, ये भी यही है, अक्षर पर पहुंच गए। उस अक्षर के बाएं ऊपर विकर्ण, अब यहाँ पे देखो ये भी इसका विकर्ण है, इधर भी आपका इसका विकर्ण है ना, इधर भी आपका इसका विकर्ण है और इधर भी आपका इसका विकर्ण है। तो सबका नाम होता है, तो उस अक्षर के बाएं ऊपर विकर्ण, तो बाएं ऊपर ये वाला विकर्ण हुआ, है ना, विकर्ण का दूसरा अक्षर, बाएं ऊपर विकर्ण का दूसरा अक्षर। अब इस अक्षर का विकर्ण है ना, तो देखना अच्छे से, पार्ट 1 में बताया हुआ है, ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। ये फर्स्ट यहाँ से होगा या यहाँ से होगा, इसके लिए आपको क्लास 1 अच्छे से समझना पड़ेगा। इस अक्षर के बाएं ऊपर विकर्ण का दूसरा अक्षर, ठीक है, बाएं ऊपर विकर्ण का दूसरा अक्षर जिस स्तंभ में आता है, तो ये इस स्तंभ में आया ना, उस स्तंभ में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आता है, तो इस स्तंभ में सबसे ज्यादा बार आपका ई है, 2 बार, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ई। समझ में आया होगा। क्वेश्चन काफी सिंपल है कि पंक्ति 3 में बाएं से चौथा, स्तंभ 4 में ऊपर से तीसरा अक्षर पे पहुंचे, उस अक्षर के बाएं विकर्ण का दूसरा अक्षर पे पहुंचे, ये अक्षर जिस स्तंभ में आता है उस स्तंभ में सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आता है। मतलब मुझे तो याद हो गया, क्वेश्चन ही मैं बोल दिया, है ना। रीच द फोर्थ लेटर, इसको एक बार और अच्छे से देखो। रीच द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन रो 3, ओके, एंड द थर्ड लेटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ कॉलम 4, ओके। दिस वन इज थर्ड लेटर in column 4 and this one is fourth letter in row 3 from the left side, okay। इसके बाद आपका बोला गया है which letter appears most frequently in the column in which the second letter on the diagonal above the left of that letter appears। अब that letter यहाँ पे ये है और इसका
जो है वो डायगोनल एबव द लेफ्ट है ना, डायगोनल एबव लेफ्ट। ठीक है, ये आपको समझ में आया। और ये सेकंड लेटर, तो दिस वन इज सेकंड लेटर ऑफ दिस लेटर डायगोनल इन लेफ्ट अपर डायरेक्शन। कुछ भी समझो। ओके, ये आपका है सी, इसका लेफ्ट अपर डायगोनल का सेकंड लेटर ये है। दिस लेटर इज प्रेजेंट इन कॉलम 2। नाउ सी इन कॉलम 2 विच नंबर और विच लेटर अपीयर्स मोर नंबर ऑफ टाइम्स। तो आंसर विल बी ई। सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। किस स्तंभ में आरंभ और अंतिम का अक्षर समान आता है? अब स्तंभ का बात हो रहा है, ए है, सी है, ई है, ई है, चलो ये समान है ना, डी ए बी ई बी। तो किस स्तंभ में स्टार्टिंग का और लास्ट का अक्षर आपका समान है? उस स्तंभ में मध्य अक्षर के नीचे दाएं विकर्ण। अब इस स्तंभ का मध्य अक्षर ये है और इसका नीचे दाया विकर्ण, तो इसका नीचे दाया विकर्ण आपका ये हुआ है ना। दाया विकर्ण के अंतिम अक्षर आपका ये है कि सबसे ऊपर अक्षर कौन सा है? सबसे ऊपर अक्षर कौन सा है? बी है ना। कंसेप्ट स्ट्रांग होने का यही फायदा है, क्वेश्चन देखते जाओ, आंसर मारते जाओ। In which column the first and last letters are same? If you see all the columns, then you will find in column 2 first letter and last letter are same. Then what will you find? You will find in column 2 first and last letter are same. Now go to the middle letter of this column. Now again you have to go to the second letter on the bottom right diagonal of this letter, that is E. Now what letter is above this letter or what letter is top above of this letter? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 है। पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में रखने पर दाएं से चौथा अक्षर पर पहुंचे। अब पंक्ति 5, मैं हमेशा बोलता हूं पोजीशन, पंक्ति 5 ये है, ठीक है, पोजीशन दाएं से चौथा, तो पहले मैं दाएं से चौथा पे आ जाऊंगा। यहाँ पे इस पोजीशन पे हूँ, इस पोजीशन पे क्या है वो आपको नहीं देखना है, मैं इस पोजीशन पे हूँ। पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में रखने पर दाएं से चौथा अक्षर पे पहुंचे, उस अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर जो प्राप्त होता है, इसके ऊपर पहला, इसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर तीसरा अक्षर जो प्राप्त होता है, उसके इर्द गिर्द चारों ओर कौन सा अक्षर ज्यादा बार आता है? अब इसके इर्द गिर्द में ये भी है, 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 ये भी है और ये भी है। तो आप देखोगे कि सी जो है वो 1 2 3 4 कितना बार है? 4 बार। तो आंसर होगा सी। अब आप मुझे बताओ पंक्ति 5 को उलटने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा हुआ? तो मैं पंक्ति 5 को नहीं उल्टा, है ना, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर करना है। पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में रखने पर दाएं से चौथा अक्षर पे पहुंचे। अब यहाँ पे बी है, उलट देते तो सी होता, ये सी यहाँ आ जाता, तो क्या होता? मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन है कि आपको इसके ऊपर जाना है बी पे और इसके चारों तरफ देखना है और बताना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार है या कौन सा लेटर सबसे ज्यादा बार है। तो ये चीज आपको यहाँ से समझ में आया होगा, है ना। जितने भी बच्चे हो, बाय प्लेसिंग रो 5 इन रिवर्स ऑर्डर वी रीच द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट इन रो 5। ओके, इन रो 5 reach the fourth letter from the right. So what I have told you that think about position only. Okay, means don't write row 5 in reverse order,
just start with right, go to the fourth place in row 5. Now see the question, which letter appears more frequently around the third letter above that letter. Now go to the third letter above that letter. Okay, third letter is B. Now see which letters are present around B. तो मैंने आपको अराउंड का कंसेप्ट बताया हुआ है, ये सारा आपका अराउंड में आता है, चारों तरफ में, है ना, चारों तरफ में या अराउंड में या इर्द गिर्द में ये सब आता है। ओके, तो क्वेश्चन है आपका कि विच लेटर अपीयर्स मोर फ्रीक्वेंटली अराउंड द थर्ड लेटर। तो अराउंड है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली है, तो काउंट सी। ओके, सी इज अपीयर्ड मोर फ्रीक्वेंटली अराउंड दिस बी, देन आंसर विल बी सी। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है नीचे दाएं कोने से, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और अच्छे से बताता हूँ, जल्दी जल्दी। नीचे दाएं कोने से विकर्णवत चलते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंचे, नीचे दाएं कोने से विकर्णवत चलते हुए अंतिम अक्षर पे पहुंचे, पहुंच गए। उस अक्षर के दाएं बगल में कौन सा अक्षर होगा? इस अक्षर के दाएं बगल में मेरा ये है सी, है ना। वह अक्षर किस पंक्ति में सबसे ज्यादा बार आया है? अब आप सी को देखो किस पंक्ति में सबसे ज्यादा बार आया है, तो आप बोलोगे सर ये पंक्ति 3 में सबसे ज्यादा बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है ना। उस अक्षर को छोड़कर उस पंक्ति में एकमात्र अक्षर कौन सा है? तो सी को छोड़कर इस पंक्ति में एकमात्र अक्षर है आपका डी, तो आंसर होगा आपका डी। इस तरह से आपको बनाना है। मूविंग डायगोनली फ्रॉम द बॉटम राइट कॉर्नर, मूविंग डायगोनली फ्रॉम द बॉटम राइट कॉर्नर, रीच द लास्ट लेटर, विच लेटर विल बी नेक्स्ट टू दैट लेटर। तो सी इज प्रेजेंट, ओके, नेक्स्ट टू दैट लेटर। इन विच रो डज दैट लेटर appears the most number of time? Now see in which row C is present more number of times. You will get in row 3 C is present more number of times. Now question is, what is the only letter except that most repetitive letter? Answer will be D. Okay, question आपका यही है, which letter is the only letter in that line except that letter। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, पंक्ति 1 के विकर्ण के अंतिम अक्षर के बाएं बगल में, पंक्ति 1 के विकर्ण, अब पंक्ति 1 का विकर्ण आपका ये है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। पंक्ति 1 के विकर्ण के अंतिम अक्षर ये है, के बाएं बगल में जो अक्षर मिलता है, के बाएं बगल में आपको जो अक्षर मिलता है, उस अक्षर के सबसे ऊपर, इस अक्षर के सबसे ऊपर जो अक्षर है उसके बाएं अंतिम अक्षर, इसके बाएं अंतिम अक्षर कौन सा होगा? बाएं भी और अंतिम भी, तो आपका ए। जब आपका एक बार कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा ना, तो आप क्वेश्चन देखते जाओगे, प्रोसेस करते जाओगे, आंसर करते जाओगे, और ये चीज होगा प्रैक्टिस से। मैं कभी भी, अभी भी बता दे रहा हूँ, मैं ऑफलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का सजेशन कभी भी किसी भी बच्चों को नहीं देता हूँ। आप ऑफलाइन में जाकर के क्या सीखोगे, आप मुझे बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ, साइको टेस्ट में सीखने के लिए है क्या? सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सा आपका टाइप होता है, वो आप जान गए। किस टाइप में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम मिलता है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है और बनाते कैसे हैं, कोई भी आदमी यही आपको बताएगा। इसके लिए आप घर से 500 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर जाते हो, 10 दिन 15 दिन का क्लास करते हो, रूम रेंट देते हो, होटल में खाना खाते हो, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, टीचर का पैसा, और सीखोगे क्या? जो भी आप सीखोगे ना, मैं गारंटी देता हूं आप अनलिमिटेड एजुकेशन के वीडियो से ज़्यादा नहीं सीखोगे। वहाँ पे क्लास करने के बाद भी वो टीचर आपको यही बोलेंगे कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन जा कर के प्रैक्टिस करो। और ऑनलाइन जब प्रैक्टिस करने के लिए आओगे तो वापस आप अनलिमिटेड एजुकेशन पे ही आओगे, क्योंकि बहुत सारे ऑफलाइन टीचर के पास ऑनलाइन साइको टेस्ट सीरीज नहीं है। सब लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला हुआ है आप लोगों को
कि अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा और किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं, किसी भी टीचर के पास नहीं, किसी भी टीचर के रिकमेंडेशन पे नहीं, कहीं भी नहीं। तो मैं तो दूंगा नहीं इतना बढ़िया टेस्ट सीरीज। तो टीचर लोग क्या करेंगे, किसी और प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवा देंगे और बोलेंगे जाओ इसे प्रैक्टिस करो, और आप सेटिस्फाइड होगे नहीं उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, फिर आप इधर उधर भटकना स्टार्ट करोगे। और इस बात का भी ओपन चैलेंज देता हूँ कि वापस से आप अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज परचेज करोगे और उस टाइम पे मुझे मैसेज करोगे कि सर मेरा इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद हो गया, प्लीज़ आप कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। क्योंकि ऐसा मैसेज मेरे पास 50-100 में नहीं 1000 में आता है। तो सिंपल सी बात है, आपको जहाँ से करना है करो, ये मेरा सजेशन था। और एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो कोशिश करो ऑनलाइन प्रिपरेशन करने का। अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू कंटेंट काफ़ी अफोर्डेबल है। कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। CBT 1 निकाले हो, CBT 2 निकाले हो, साइको टेस्ट को सीरियसली लो। साइको टेस्ट पास करोगे ALP बन जाओगे। साइको टेस्ट गेम चेंजर होता है, 30% वेटेज भी है और पास भी करना है। 50-55% बच्चा पास करेगा, बाकी सब साइको में फेल। अब वो CBT 1 इतना मेहनत किया, CBT 2 इतना मेहनत किया, सब मेहनत उसका पानी में। अगर वो साइको फेल करेगा तो ALP के लिए कंडीशन है, यू हैव टू क्वालिफाई साइको टेस्ट फर्स्ट। पहले साइको टेस्ट पास करो, तब 30% नंबर आपका ऐड करेंगे। पास नहीं किए, CBT 1 CBT 2 सारा मेहनत खत्म, गया पानी में। तो पहले पास करना है। और अगर आप पास कर लिए, 50% बच्चा बाहर होगा, 50% बच्चा पास करेगा। उस 50% बच्चा जो पास करेगा उसमें 30% नंबर, तो साइको टेस्ट पास भी करना है और साइको टेस्ट में अच्छा नंबर भी लाना है। ठीक है, 30 नंबर का साइको टेस्ट होगा। अगर आपका फ्रेंड 19 लाता है, आप 21 ले आओ, 22 ले आओ, है ना, लीड ले लोगे। तो साइको टेस्ट को इसीलिए गेम चेंजर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पूरी तालिका में वह कौन सा D अक्षर है जिसके तुरंत ऊपर B है। अब पूरा तालिका है, D को खोजो। D के ऊपर A है, D के ऊपर C है, D के ऊपर C है, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, यहाँ पे D के ऊपर B है। क्वेश्चन ये है ना कि पूरी तालिका में वह कौन सा D अक्षर है जिसके तुरंत ऊपर B है। तो ये हुआ वह अक्षर, उस अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर। अब आप बताइए उस अक्षर कैसे समझोगे, ये किसके बारे में बात किया जा रहा है। पूरी तालिका में वह कौन सा D अक्षर है जिसके ऊपर B है, तो इसको पकड़ेंगे। इस D के ऊपर B है तो इस D को पकड़ेंगे। अब इस अक्षर के विकर्ण का, इसका विकर्ण ये है, तो इस अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर। अब इसका विकर्ण का पहला अक्षर, ध्यान से समझना, इसका विकर्ण का ये पहला अक्षर हुआ, ये दूसरा अक्षर हुआ, ये तीसरा अक्षर हुआ। तो इसका विकर्ण का तीसरा अक्षर के ठीक ऊपर कौन सा अक्षर होगा, इसके ठीक ऊपर कौन सा अक्षर होगा, D। तो आंसर आपका D। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। अब आप अगर यहाँ पे चले जाते और इसका विकर्ण का तीसरा करते तो फिर इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि उस अक्षर के विकर्ण का यहाँ पे मतलब क्या है। ठीक है, चलो, काफी आसान था, एक बार और अच्छे से देखो। विच D लेटर इज देयर इन द इंटायर टेबल immediately above which is the B letter. Now see in this entire table this D is present, immediately above B is there. Okay, अब आपका क्वेश्चन है which letter will be immediately above the third letter of the diagonal of that letter. Now see, go to the diagonal of this D. ओके, और आपको क्या देखना है, थर्ड लेटर ऑफ द डायगोनल, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर। ओके, सी दिस वन इज द डायगोनल ऑफ D इन केस ऑफ डायगोनल ऑफ लेटर और नंबर
you have to start except that letter. Okay, so this one is first, this one is second, this one is third. Now question is, which letter will be immediately above the third letter of the diagonal of this letter? ओके, तो क्वेश्चन आपका काफी सिंपल है, तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा डी। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पंक्ति 1 से पंक्ति 5 के विकर्ण को अदला बदली करने पर, ठीक है बाद में करेंगे, पंक्ति 1 से पंक्ति 5 के विकर्ण को अदला बदली करने पर इस पूरी तालिका के बीच का अक्षर कौन सा होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप विकर्ण को अदला बदली करते हो तो बीच का अक्षर चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर सी होगा। नहीं करेंगे। पंक्ति 1 से पंक्ति 5, पंक्ति 1 का विकर्ण आपका ये है, पंक्ति 5 का विकर्ण आपका ये है, अदला बदली करो, ये ए यहाँ आ जाएगा, ये डी और सी एक्सचेंज हो जाएगा, ये बी और सी एक्सचेंज हो जाएगा, ये डी और डी एक्सचेंज हो जाएगा, सी यहीं रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए है। अब आप क्वेश्चन ये देखोगे नहीं और आप एक्सचेंज करना शुरू करोगे, वहां पे आपका टाइम बर्बाद होगा। ओके, इफ द डायगोनल्स ऑफ रो 1 to रो 5 आर इंटरचेंज, विच लेटर विल बी इन द मिडिल ऑफ दिस इंटायर टेबल। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप डायगोनल इंटरचेंज या एक्सचेंज करते हो तो मिडिल लेटर ऑफ द टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। उस पंक्ति का पता लगाएं जिसमें कॉलम 1 में उच्चतम आवृत्ति वाला कोई अक्षर नहीं है। अब आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये उच्चतम आवृत्ति क्या होता है। उच्चतम आवृत्ति मैंने फ्रीक्वेंसी आप लोगों को बताया हुआ था, मोस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन या नंबर ऑफ रिपीटेशन को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कॉलम 1 में उच्चतम आवृत्ति वाला कोई अक्षर नहीं है किस पंक्ति में। तो कॉलम 1 में उच्चतम आवृत्ति वाला पहले पता करो। तो कॉलम 1 में उच्चतम आवृत्ति किसका है, तो आप बोलोगे सर डी का। डी 2 बार है, बाकी सब 1 बार है। उस पंक्ति का पता लगाए जिसमें ये डी नहीं है। तो इसमें भी है, इसमें तो है ही, इसमें तो है ही, इसमें तो है ही, इसमें नहीं है, इसमें देखो नहीं है। पंक्ति 3 में स्तंभ 1 में सबसे ज्यादा बार आने वाला अक्षर नहीं है। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। उस पंक्ति का पता लगाए जिसमें कॉलम 1 में उच्चतम आवृत्ति वाला कोई अक्षर नहीं है। इस पंक्ति का अंतिम अक्षर क्या होगा, तो इस पंक्ति का अंतिम अक्षर है बी। अब क्वेश्चन है यह अक्षर किस कॉलम में सबसे ज्यादा बार आया है। अब बी देखो, फिर से वापस कॉलम पे जाओ तो आप देखोगे इस कॉलम में बी सबसे ज्यादा बार आया है, 4 बार आया है ना। तो आपका आंसर होगा कॉलम 3। अब ये भी आपको सीखना पड़ेगा, यह अक्षर किस कॉलम में सबसे अधिक बार आया है, तो कॉलम 3 आंसर होगा। और मैंने क्या बोला था, 3 के लिए सी यूज करेंगे। जब नंबर में आएगा ना, किस स्तंभ में, किस कॉलम में, किस रो में, किस पंक्ति में, किस लाइन में, नंबर में जब आंसर आएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर आंसर करेंगे। तो यहाँ पे 3 है तो 3 के लिए सी, 4 के लिए डी है ना, 5 के लिए ई, 2 के लिए बी, ए के लिए 1 है ना। उसी तरह से यहाँ भी, तो आपका कॉलम 3 आंसर आया है, तो आपका सी। और यही चीज समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिया है, ठीक है। इंग्लिश वाले भी समझ ही गए होंगे, सब कुछ तो सामने ही है। फाइंड द रो विच डजंट कंटेन एनी लेटर विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन कॉलम 1, देन फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज मोस्ट रिपीटेटिंग नंबर in column 1, that one is D. Answer will be D. Now you have to see in which row D is not present. Then you will find that row 3 will be the row, corresponding row in which D is not present. Now question is, what will be the last letter of this row? B is the last letter of this row 3. Now question is, in which column does this letter appears most frequently? Now look for the column in which column B is present more number of times. So answer will be column 3,
and for column 3 you have to mark answer C. okay, corresponding letter. तो ये आपको समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 24, संपूर्ण तालिका में कौन सा अक्षर सबसे अधिक बार आया है। अब मैंने इसको क्या बताया आपको, इसको काउंट करना पड़ेगा आपको। आप ए देखोगे और पता चलेगा ई आ गया सबसे ज्यादा बार, है ना। और रेंडमली अगर सोचोगे कि डी है तो पहले डी काउंट कर लेते हैं, डी 1 2 3 4, फिर क्या सी काउंट कर लेते हैं, सी 1 2 3, भूल गए कि डी काउंट किए थे कि नहीं किए थे। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर माइंड में कंफ्यूजन हुआ तो टाइम बर्बाद, जितना टाइम आप लोगे ना वो टाइम बर्बाद। इसीलिए आप ए से स्टार्ट करो, ए बी सी डी ई, ए को देखेंगे और कुछ चीज ऐसा होता है जो आप देख करके समझ जाओगे। जैसे आप देखोगे ना तो आपको लग जाएगा जो या तो बी होगा या तो ई होगा या तो ए होगा, मतलब इस तरह से ये क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है। तो आप ए करो, ए 1 2 3 4, फिंगर पे करना है आपको, पेन पेपर मिलेगा नहीं, स्क्रीन आपके सामने में होगा। 4, बी को देखो, बी कहोगे 1 2 3 4 5 6, बी आंसर हो सकता है। ई को देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो ई को देखो क्रॉस कर गया बी को, है ना। तो 6 है आपका बी, 1 है 2 है बी, 3 है 4 है 5 है 6 है। अब कोई इंसान सोचेगा क्या जो 6 से भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। ई को देखो, ई 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ई आपका आंसर होगा। विच लेटर अपीयर्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द इंटायर टेबल। क्वेश्चन नंबर 25 देखो कितना लंबा है। ये बेसिकली क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। और ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। पंक्ति 1 का अंतिम अक्षर ले और फिर उस स्तंभ का अंतिम अक्षर ले। पंक्ति 1 का अंतिम अक्षर लिए, फिर इस स्तंभ का अंतिम अक्षर लिए। अब आप बोलोगे सर ये कैसे समझेंगे कि इसी स्तंभ का अंतिम अक्षर लेंगे, नहीं समझे कोई बात नहीं, आगे पढ़ो। पंक्ति 1 के अंतिम अक्षर और स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर के ठीक बीच का अक्षर चुने। पंक्ति 1 का अंतिम अक्षर और स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर के ठीक बीच का अक्षर चुने। इसीलिए समझे कि यहाँ पे ये पंक्ति स्तंभ 5 का बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद तिरछे अंतिम अक्षर पर जाएं। अब आप बोलोगे सर तिरछा जो जाएंगे वो इस पे जाएंगे या इस पे जाएंगे, ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है। तो ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिया हुआ है। इसके बाद तिरछे अंतिम अक्षर पर जाएं, चलो ठीक है, मन में है कि यहाँ जाना है यहाँ जाना है। इसके बाद है बाईं और उसके बगल वाले अक्षर डी पर जाएं। अब तिरछा अंतिम अक्षर पे गए, लेकिन तिरछा अंतिम तो यहाँ भी है ना। अब बाईं और उसके बगल वाले अक्षर डी पर जाएं, तो बाईं और बगल वाला अक्षर में डी कहाँ है देखो, तो आप बोलोगे सर यहाँ है, यहाँ तो सी है। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे ये रास्ता फॉलो नहीं करना है, मुझे ये रास्ता फॉलो करना है। इसके बारे में बात कर रहा है। तिरछा कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे या इसमें जाएंगे, तो आप लोग सर इसमें जाएंगे, कैसे पता चलेगा इसमें जाएंगे, उसके अगले लाइन से। तो इसके बाईं और डी यहाँ पे है, तो ये मेरा समझ में आया। चलो डी पे जाए, दाईं और तीसरे अक्षर पे जाए। अब हम यहाँ पे आ गए, अब बोला जा रहा है दाईं और तीसरे अक्षर। अब दाईं और पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, फिर यहाँ पे मुझे पहुंचा दिया, ठीक है। अब ठीक ऊपर वाले अक्षर पर जाए। अब ठीक ऊपर वाला अक्षर मेरा यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे पहुंचा दिया। अब क्या है, जाए और बाईं और अंतिम अक्षर पर जाए। अब बाईं और अंतिम अक्षर पे जाए, अब यहाँ पे मुझे बाईं और अंतिम अक्षर पे पहुंचा दिया। अंतिम अक्षर कौन सा आया, ई आया, तो आंसर ई। ये क्या था बताओ, ये क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम बर्बाद करने का तरीका। अब टेबल टेस्ट में आपको 5 मिनट मिलेगा और 10 क्वेश्चन होगा। अगर आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे तो इसके पीछे भी लॉजिक है। क्वेश्चन 1 लाइन का हो या क्वेश्चन 4 लाइन का हो, नंबर होता है, क्वेश्चन होता है। 10 क्वेश्चन एक साथ आपका स्क्रीन पे मान लो आता है। आप क्या करोगे, पहले आप ऐसा क्वेश्चन को बनाओगे,
इसको बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे। 10 में 10 बनाओगे, 5 मिनट से पहले बनाओगे, इसका गारंटी मेरा है। बस आपको प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करना है। इसीलिए तो दुनिया भर का टेस्ट और दुनिया भर का अटेम्प्ट दिए हैं कि एक टेस्ट 9 बार लगाओ, खत्म हो गया मैसेज करना, फिर से नया कर देंगे, फिर से लगाना। शेयर बस मत करना, शेयर करोगे ब्लॉक हो जाओगे। और कैरियर का सवाल है तो शांति से अपने बारे में सोचो, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है बॉस। और यहाँ पे हर एक इंसान अपने बारे में सोचता है। हम लोग देखते हैं ना, मतलब बता नहीं सकते हैं। अगर किसी बच्चा को पता है कि वो इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है तो वो आपको नहीं बताएगा कि तुम भी इसी से पढ़ो। सोचो कितना टफ लेवल का कंपटीशन है। कारण क्या है? कारण ये है कि उसको तो बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया, अब वो अगर बताएगा 10 को तो कंपटीशन टफ होगा। हर इंसान यहाँ पे अभी के टाइम पे सेल्फिश है, वो कंपटीशन को टफ होने देना नहीं चाहता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, अपने बारे में सोचना है। जॉब ले लो, उसके बाद दरिया दिली दिखाते रहना है, ठीक है। कंपटीशन में ड्यूरिंग द अभी ऐसे सोचो ना, जब आप एग्जाम दे रहे हो और उस समय आपके बगल के फ्रेंड आपसे हेल्प मांगेगा, आप उसका हेल्प करोगे या खुद बनाओगे? अभी जब आप एग्जाम दोगे, फाइनल एग्जाम, और आपका फ्रेंड बोलेगा कि भाई तू मेरा दोस्त नहीं है क्या, मुझे बता दे, आप उसको बताओगे या खुद करोगे? वहां पे दरिया दिली दिखाने के चक्कर में और इंसानियत दिखाने के चक्कर में रहोगे तो न तो उसका होगा, उसका तो वैसे भी होना नहीं है जो आपसे हेल्प मांग रहा है, और आपका भी नहीं होगा। तो कहीं कहीं पे खुद के बारे में सोचना भी जरूरी होता है। तो ये आपको समझ में आया? तो आप क्या करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन पहले बनाओगे और इस टाइप का क्वेश्चन आप रखे रहोगे। लास्ट का 1 मिनट 1.5 मिनट बचेगा, जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया? चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा इंग्लिश में दिखाता हूँ। टेक द लास्ट लेटर, है ना, क्वेश्चन है आपका, टेक द लास्ट लेटर ऑफ रो 1 and then take the last letter of that column. If you are confused with this word, that column, then read next line and select the letter exactly between the last letter of row 1 and the last letter of column 5. Last letter of row 1 is D and last letter of column 5 is B. Select the letter exactly between, okay. Then select the letter exactly between the last letter of row 1 and the last letter of column 5. So A is in between the D and B, okay. Now go diagonally to the last letter. Now in this question it is not mentioned that you have to go left upper direction or you have to go in left below direction. In this question this is not clearly given, okay. Now read next line. Go to the letter D next to it in the left. This line will clear the concept that which path you have to choose. Go to the last letter diagonally, reach at this place. Go to the last letter diagonally, reach at this place. Now see D1 is in the left of this last letter diagonally of this letter. So in the left C is there, in the left D is there. In the question clearly mentioned that go to the left D. It means that you have to follow this diagonal, not this one, okay. This is clear. Now go to the third letter on the right. Now you are at this place right now. Now go to the third letter to the right. Again you have come at this place, okay. Now go to the letter immediately above. Immediately above is D, okay. And go to the last letter on the left. Now go to the last letter on the left. Now you are at this place. Which is the last letter? Answer will be E, okay. काफी सिंपल है, जस्ट आपको वो टाइम को वेस्ट करवा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि यदि कोई कॉलम 1 के अंतिम अक्षर से, यदि कोई कॉलम 1 के अंतिम अक्षर, अब कॉलम 1 के अंतिम अक्षर से दाईं ओर कॉलम 2 के सबसे ऊपर, देखो अंतिम अक्षर दाईं ओर यहाँ आए और सबसे ऊपर पहुंचा दिया। अब आप यहां से ऐसे नहीं जाओगे, समझो। अब ये कैसे समझोगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। सबसे ऊपर, फिर दाईं ओर कॉलम 3 के अंतिम, फिर दाईं ओर कॉलम 3 के अंतिम तक, और फिर दाईं ओर कॉलम 5 के सबसे निचले अक्षर। अब दाईं ओर कॉलम 4 नहीं है, डायरेक्ट आपको बोला कॉलम 5 के सबसे निचले अक्षर। तो ये पाथ है जो आपको ये क्वेश्चन फॉलो करवा रहा है, ठीक है। तो यदि कोई कॉलम 1 के अंतिम अक्षर से दाईं ओर कॉलम 2 के सबसे ऊपर, फिर दाईं ओर कॉलम 3 के अंतिम अक्षर तक, और फिर दाईं ओर कॉलम 5 के सबसे निचले अक्षर तक जाता है, तो कौन सा अक्षर पहले 4 बार आता है। तो अब देखो, यदि कोई कॉलम 1 के अंतिम अक्षर, अब यहाँ पे कॉलम 1 का अंतिम अक्षर ये है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि आप जो है वो काउंटिंग कहाँ से करोगे। आप काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे या आप काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में क्रिएट हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन अच्छे से देखोगे, तो यदि कोई कॉलम 1 के अंतिम अक्षर, ये क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए ये पाथ बनाया हूं। अब हम लोग इसको दूसरा तरीका से पाथ बनाएंगे। यदि कोई कॉलम 1 के अंतिम अक्षर, ये है मेरा क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन, कॉलम 1 के अंतिम अक्षर यहाँ है मेरा, मैं यहाँ पे हूँ। अब मेरा पाथ स्टार्ट हो रहा है। यदि कोई कॉलम 1 के अंतिम अक्षर से दाईं ओर कॉलम 2 के ऊपर, दाईं ओर कॉलम 3 के नीचे, दाईं ओर कॉलम 5 के निचले अक्षर तक जाता है, तो कौन सा अक्षर पहले 4 बार आता है। अब आप काउंट करो, 1 2 3 4, ई आया 4 बार, है ना। ई डी ये 4 बार नहीं आया, बी नहीं आया, खत्म, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर आप यहां से काउंट करते तो आप बोलते सर 1 2 3 4, सी आ जाता आंसर। अगर आप यहां से स्टार्ट करते तो आंसर आपका सी आ जाता, लेकिन आंसर है आपका ई। और ये कैसे क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन से, इफ वन मूव्स फ्रॉम द लास्ट लेटर ऑफ कॉलम 1। आपको यहां से तो मूव ही करना है ना, आपको ये नहीं बोला है कि आप कॉलम 1 में स्टार्ट करिए और ई पे जाइए, आपको डायरेक्ट बोला है कि आप कॉलम 1 के अंतिम अक्षर से स्टार्ट कीजिए। तो कॉलम 1 के अंतिम अक्षर यहाँ हम हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं हुआ होगा। इफ वन मूव्स फ्रॉम द लास्ट लेटर ऑफ कॉलम 1 on the right side to the topmost letter of column 2, on the right side to the bottommost letter of column 3, okay, और उसके बाद क्या है, and then to the bottommost letter of column 5, okay, on the right side, then which letter appears first 4 times, then you have started from this point ना, then start counting from this place, okay। तो फर्स्ट 4 टाइम कौन सा आया है, ई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इस प्रश्न का उत्तर उस अक्षर के सबसे ऊपर वाले अक्षर के बाईं ओर का पहला अक्षर होगा जो कॉलम 4 के अंतिम अक्षर से विकर्ण का तीसरा अक्षर है। अब ये क्वेश्चन में आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कॉलम 4 के अंतिम अक्षर से विकर्ण का तीसरा अक्षर, कॉलम 4 के अंतिम अक्षर से विकर्ण का तीसरा अक्षर। अब इसका विकर्ण आपका ये भी है और इसका विकर्ण आपका ये भी है। अब यहाँ पे अंतिम अक्षर से विकर्ण का तीसरा अक्षर, तो यहाँ तो चलो पहला है, दूसरा तीसरा है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, मुझे इस विकर्ण को फॉलो करना है। अब क्वेश्चन को अच्छा से समझो, मैं बोलूंगा कॉलम 4 के अंतिम अक्षर से विकर्ण का तीसरा अक्षर, तो आप लोगों को तो अभी तक याद हो गया होगा कि सर ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा,
यही बोलोगे ना, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पे वो एक दिमाग लगाया है आपको फंसाने के लिए। वो एक वर्ड बोलो या एक अक्षर बोलो या एक शब्द बोलो, इसको लिख दिया है, वो अक्षर से करवा दिया है। अब जैसे ही से आ गया तो से मतलब मैंने बताया था ना साथ। तो यही छोटा छोटा चीज जो है ना, जो फंसाने के लिए यूज किया जाता है। तो जब वो से यूज कर दिया ना, तो अब मेरा 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। ठीक है, तो कॉलम 4 के अंतिम अक्षर से विकर्ण का तीसरा अक्षर तो से है, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये हुआ। ये आपको समझ में आया? अब क्या, इस प्रश्न का उत्तर उस अक्षर के सबसे ऊपर वाले अक्षर के बाईं ओर का पहला अक्षर होगा। अब इसका सबसे ऊपर ये है और इसके बाईं ओर का पहला अक्षर ये है, तो आपका आंसर होगा बी। इस प्रश्न का उत्तर उस अक्षर के सबसे ऊपर वाले अक्षर के बाईं ओर का पहला अक्षर होगा। किस अक्षर के? तो इस अक्षर के, इस अक्षर के सबसे ऊपर वाले अक्षर के बाईं ओर का पहला अक्षर, इस अक्षर के। इस अक्षर कहाँ से आया? इस अक्षर आया कॉलम 4 के अंतिम अक्षर के विकर्ण से तीसरा। अगर विकर्ण का तीसरा होता तो यहाँ चले जाते, और यहाँ चाहोगे तो इसके ऊपर ये और इसके बाद तो है ही नहीं। यहाँ से भी समझ आओगे कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये फ्रॉम यूज हुआ है ना, इसी को आपको अच्छे से समझना है। यही आपको फंसाने के लिए यूज हुआ है, फ्रॉम। ठीक है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी द फर्स्ट लेटर टू द लेफ्ट of the topmost letter which is the third letter diagonally from the last letter of column 4. Column 4, last letter of column 4. Now go diagonally, third letter. This one is one diagonal, this one is second diagonal. In this diagonal, no any second or third or fourth letter is there. So you have to follow this diagonal. Now question is third letter diagonally from. From word is used, so you have to start with this place. This one is 1, this is the first place because from is there in the question. This one is second, this one is third. Now you have to go to the topmost letter of this letter. You will be at this place right now. Now you have to go to the left. Okay, answer will be B. The answer to this question will be the first letter to the left of the topmost letter of the letter which is the third letter from the diagonally from the last letter of column 4. Okay, तो ये आपको समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 28, यदि कॉलम 2 को कॉलम 4 के साथ बदल दिया जाता है और कोई पंक्ति 1 में सीधे आगे बढ़ता है, तो अंतिम अक्षर के ठीक नीचे अंतिम अक्षर के विकर्ण के अंतिम अक्षर के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, तो कॉलम 2 और कॉलम 4 को अभी नहीं बदलेंगे। जब भी बदलने वाला कंसेप्ट होगा या एक्सचेंज करने वाला कंसेप्ट होगा, तो पहले क्वेश्चन आगे बढ़ो। पोजीशन का कमाल है, एक्सचेंज करके नहीं देखना है, पहले पोजीशन पे पहुंच जाना है और उस पोजीशन को देखेंगे। अगर वो एक्सचेंज हो रहा है या बदल रहा है तो बदल देंगे, नहीं बदल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो पंक्ति 1 में सीधे आगे बढ़ता है तो अंतिम अक्षर के ठीक नीचे अंतिम अक्षर के ठीक नीचे अंतिम अक्षर के विकर्ण के अंतिम अक्षर, इसका विकर्ण के अंतिम अक्षर के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर है? इसके ठीक दाईं ओर है आपका ये, तो आंसर क्या होगा? सी। अब क्वेश्चन देखेंगे बदलने वाला। कॉलम 2 को कॉलम 4 के साथ बदल दिए, मेरा आंसर कॉलम 2 में आया है, इसीलिए अब 2 को 4 से बदलेंगे। अगर कॉलम 2 में नहीं आता, कॉलम 3 में आता, 5 में आता, 1 में आता, तो डायरेक्ट आंसर करते उसको ऐसे ही छोड़ देते।
तो मेरा आंसर कॉलम 2 में आ गया है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉलम 2 को कॉलम 4 के साथ बदलना है, तो कॉलम 2 को कॉलम 4 के साथ बदलना है। तो यहाँ पे सी की जगह ये ए आ जाएगा। अब ये तो पता होगा ना कैसे आया, एक्सचेंज कैसे करते हैं, इस कॉलम 2 को इस कॉलम 4 को एक्सचेंज करना है, ठीक है। इफ कॉलम 2 इज एक्सचेंज विथ कॉलम 4, अभी आप एक्सचेंज नहीं करोगे, ओके। फर्स्ट यू हैव टू रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट इफ आंसर विल कम इन कॉलम 2 और इन कॉलम 4 देन एक्सचेंज, otherwise leave this first line and do accordingly. If column 2 is exchanged with column 4 and 1 moves straight to row 1, move to straight row 1, then which letter will be the immediate right of the last letter of diagonal of the last letter below the last letter of row 1? Last letter of row 1 is E, okay, below the last letter below, okay. Now go to last letter below, that is B. Now move diagonally and go to the last letter, that is this B, okay. Now which letter will be to the immediate right? This C. Your answer will be C. But in the question it is given that you have to exchange column 2 with column 4, so you have to exchange C with this A, then A will come at this place, then answer will be A, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इफ द रो 5 इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज द लास्ट लेटर अलोंग द डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट लेटर ऑफ द कॉलम 5, है ना। यदि पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कॉलम 5 के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाले विकर्ण पर अंतिम अक्षर कौन सा होगा। और मैंने आपको बताया है कि उल्टा क्रम में अभी नहीं लिखेंगे, है ना, पहले उसके आगे का बात करेंगे और जो मेरा आंसर आएगा अगर वो उस रो या कॉलम में है जिसको रिवर्स किया जा रहा है या एक्सचेंज किया जा रहा है, तब उसको रिवर्स या एक्सचेंज करके आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन है कॉलम 5 के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाले विकर्ण पर अंतिम अक्षर, तो कॉलम 5 ये है, इसका अंतिम अक्षर ये है, इससे शुरू होने वाला विकर्ण आपका ये है और इस विकर्ण पर अंतिम अक्षर आपका ये है, तो आंसर मेरा ये होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, यदि पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में लिखा जाए, अब पंक्ति 5 ये है और इसको उल्टा क्रम में लिख करके क्या करोगे आप ही बताओ, इसको उल्टा क्रम में लिख करके क्या करोगे। मेरा आंसर जो आया है वो पंक्ति 1 में आया है, तो मेरा राइट आंसर होगा बी। मेरा जो आंसर आया है वो पंक्ति 1 में आया है, तो पंक्ति 5 को उल्टा करके लिखने से क्या मतलब। अगर मैं पंक्ति 5 को उल्टा करके लिख भी देता हूँ तो ये सी मान लो यहाँ पे चला आएगा, तो सिर्फ पोजीशन तो मेरा यही है ना। अगर ये सी यहाँ पे आता है लेकिन मैं कॉलम 5 के अंतिम अक्षर पे जब जाऊंगा तो मैं इस पोजीशन पे आऊंगा। अब इस पोजीशन में बी हो या इस पोजीशन में सी हो, मुझे उससे क्या मतलब है, मैं इस पोजीशन पे हूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी अक्षर आया है, बी आया है या सी आया है, लेकिन मुझे इस अक्षर के विकर्ण के अंतिम अक्षर पे जाना है, ठीक है। तो मेरा आंसर होगा बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, एक बार और अच्छे से समझो। इफ द रो 5 is written in reverse order, in this question it is given that you have to write row 5 in reverse order, okay. Now see the second part of this question, then which letter is the last letter along the diagonal starting from the last letter of the column 5. See, in column 5 last letter is what? In column 5 B is the last letter, okay. In the starting I told you that try to think about position only, not the letter. At this position B is there and this is the diagonal of this letter
if you write row 5 in reverse order according to the question, then this C will come at this place, but there will be no any change in the diagonal. Only letter will change at this place. C will come instead of B. But in the question it is given that you have to go to the diagonal of this letter. This is the letter diagonal. Now in the question it is asking that you have to find out the last letter along the diagonal. On this diagonal, what is the last letter? Last letter is B, then answer will be B. Question number 30. यदि कॉलम 2 के अंतिम अक्षर B, यदि कॉलम 2 के अंतिम अक्षर B के बाईं और दाईं ओर एक ही अक्षर है, तो बाईं ओर और दाईं ओर एक ही अक्षर मेरा है ही नहीं, तो जब मेरा कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं किया तो आपका उत्तर उस पंक्ति 4 का मध्य अक्षर होगा। इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मेरा कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है। यदि ऐसा नहीं है, सही बात है, समान नहीं है, तो कॉलम 3 के अंतिम अक्षर ए के बाईं और दाईं ओर एक ही अक्षर होगा। अब इस ए के बाईं ओर और दाईं ओर एक ही अक्षर है तो है। यदि ऐसा है तो उत्तर वह अक्षर होगा जो संपूर्ण तालिका के केंद्रीय अक्षर के दाईं ओर दूसरा है। अब संपूर्ण तालिका का केंद्रीय अक्षर ये है के दाईं ओर दूसरा। अब के है के, तो के दाईं ओर पहला और ये दूसरा, तो ये आंसर होगा। अगर यहाँ पे से हो जाता तो फिर आंसर ये हो जाता। तो ये आपको समझ में आया, तो आपका आंसर होगा बी। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फंसाने के लिए ये है कि कैसे आपका टाइम बर्बाद होता है। यहाँ पे देखो, इफ देयर इज सेम लेटर टू द लेफ्ट एंड टू द राइट ऑफ द लास्ट लेटर बी ऑफ कॉलम 2, कॉलम 2 का लास्ट लेटर बी है। नाउ सी is there any same letter present in the left and right of this B, which is the last letter of column 2? Your answer will be no. This is not the same letter. So your condition is not satisfied, na? Then your answer will be the middle letter of the row. If your condition is not satisfied, then leave this line. If not so, now again start the question. If not so, then there will be the same letter to the left and to the right of the last letter A of column 3. Now see, last letter A of column 3. Now again see the left side and right side. Is there any same letter? Yes, there is same letter. B is present in the left side and right side also. Now then the answer will be that letter which is second letter to the right of the center letter of entire table. Now look for the center letter in the entire table. This one is the center letter in the entire table. Now question is second letter to the right of this center letter. So second letter to the right, so this one is first letter to the right, this one is second letter to the right, because in the question of is mentioned. Okay, if from is mentioned in the question, then you have to count including this one also, but of is there, so you have to count by excluding this letter. This one is first, this one is second, then your answer will be B. ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है कि पूरा का पूरा टेबल टेस्ट जो है उसमें जितना तरह का कंसेप्ट है सब इंक्लूड मैंने कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लेक्चर को लाइक तो कर ही देना। कोई भी मन में डाउट होता है तो कमेंट करना। टेलीग्राम ग्रुप में तो एक्टिव रहना ही है। और क्वेश्चन नंबर 31 जो मैं दे रहा हूँ
उस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके देखो और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे बिना किसी का कमेंट देखे हुए। और अगर सही सही कर देते हो तो समझ लेना टेबल टेस्ट का कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन याद रखना कंसेप्ट क्लियर होने से नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग पढ़ते होगे फाइंड डिजिट 6 पता करना है। अब मान लो 4 मिनट में 75 क्वेश्चन है, तो 6 तो पता करना क्लास 4 का बच्चा पता कर लेगा। 4 मिनट में 75 पता करते हो कि 4 मिनट में 70 करते हो कि 4 मिनट में 55 करते हो कि 4 मिनट में 65 करते हो कि 4 मिनट में 40 करते हो, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो कंसेप्ट समझ गए, आपको आता है, बढ़िया बात है। लेकिन सिलेक्शन जो है वो कंसेप्ट आने से नहीं होगा, वो टाइम मैनेजमेंट से होगा। कम समय में ज्यादा स्कोर कैसे लाते हो, और वो कैसे होगा, वो होगा प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। और इसीलिए मैं प्रैक्टिस में कमी नहीं करवाता हूँ। जितना मन होगा उतना टेस्ट देंगे, जितना मन होगा उतना अटेम्प्ट देंगे, लेकिन प्रैक्टिस में कमी नहीं होने देंगे। प्रैक्टिस में आपको कमी नहीं करना है। मैंने आपको टेबल टेस्ट समझा दिया है, साइको टेस्ट सीरीज कैसे लेना है वो आप लोगों को पता होगा। लास्ट में मैं जल्दी में हल्का सा दिखाता हूं आपको कि एग्जाम में कैसा आपका जो पैटर्न होगा वो आएगा, और उसका जो क्या बोलते हैं लेंथ होगा वो कितना होगा, स्क्रोलिंग कितना होगा, ये सब आपको जानना जरूरी है। और फुल टेस्ट 1 फ्री है, तो जा करके लगा लेना। और पैसा लगाने से पहले पूरे इंडिया में जितना भी साइको टेस्ट का प्लेटफॉर्म है सब जगह जा करके एक फुल टेस्ट 1 लगाना, तब लेना, ठीक है। चलो, आप लोगों को सब कुछ आता ही होगा। आप लोग डायरेक्ट सिंपल सा अनलिमिटेड एजुकेशन लिख लो ना। मैं तो हमेशा दिखाता रहता हूँ कि हर चीज़ में नंबर 1 पे आता है आपका अनलिमिटेड एजुकेशन ही। तो जैसे यहाँ पे अनलिमिटेड एजुकेशन लिखो, अगर नहीं तो जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ। अगर आप जैसे लिखते हो, सपोज करो GDC ALP साइको टेस्ट, मान लो आप ये लिखते हो, तो भी देखना टॉप 4 में फर्स्ट पे अनलिमिटेड एजुकेशन आ गया है ना। उसके बाद आप देखो 4th नंबर पे भी अनलिमिटेड एजुकेशन आ गया। उसी तरह से अगर आपको मन है तो आप GDC हटा दो और RRB लगा दो, और इसके आगे फ्री लगा दो। फुल टेस्ट 1 इसीलिए फ्री किए हुए ताकि आप लोग, बहुत सारे बच्चे फ्री लिख करके सर्च करते हो, तो यहाँ पे भी आपको अनलिमिटेड एजुकेशन आ गया। तो यहाँ से कैसे भी करके आपको अनलिमिटेड एजुकेशन के वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। तो अब रजिस्टर कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। मैं डायरेक्ट जो है सो आपको टेस्ट सीरीज एक ओपन करके लास्ट का दिखा देता हूँ। इससे आपको फायदा, एग्जैक्ट इंटरफेस भी पता चल जाएगा कि क्या होता है। प्रैक्टिस बिफोर फाइनल एग्जाम, देख रहे हो ना, ये सब सिंगल अटेम्प्ट है। इसीलिए बोलता हूँ कैरियर का सवाल है, 200-400 बचाने के चक्कर में मत सोचना कि एक लड़का पेमेंट करके 2 लड़का यूज कर रहे हो। ये सिंगल अटेम्प्ट कौन देगा फिर, बताओ। तो शेयरिंग करोगे तो लॉस आपको होगा, ब्लॉक भी हो सकता है, और बहुत सारा टेस्ट आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं सिंगल अटेम्प्ट दूंगा बहुत सारा टेस्ट में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये भी सिंगल अटेम्प्ट है, फुल टेस्ट 50, फुल टेस्ट 51। अगर कुछ लाइव टेस्ट लाते हैं वो भी सिंगल अटेम्प्ट दूंगा। तो कैरियर से समझौता नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पहले इंटरफेस दिखाता हूँ। वैसे तो इसमें वॉच टेबल टेस्ट है, लेकिन आपको दोनों दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख लो, ये ट्रैक मेमोरी है, इस तरह से आपका इंटरफेस है। और उसके बाद जो है सो आपका इस तरह से आता है, और फिर आपका ये सेकंड मेमोरी पेज आया, और उसके बाद जो है सो आपका फिर 1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम आएगा, फिर आपका वॉच टेबल टेस्ट का इंस्ट्रक्शन आएगा। उसके बाद ये स्क्रोलिंग देख लो, इससे आप समझ जाओगे, ये स्क्रोलिंग होता है। इससे आप क्वेश्चन का लेंथ देख लो। अब कहने के लिए तो 20 क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से देखो, एक बार में आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ही दिखता है। तो यही प्रैक्टिस जरूरी है, यही बच्चों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो एग्जाम में फेल कर जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब ऑप्शन कहाँ पे है, बच्चे बोलते हैं सर ऑप्शन कहाँ पे है, और अब बताओ यहाँ पे टेस्ट में आप बोल रहे हो ऑप्शन कहाँ पे है, तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या करोगे, है ना। ये स्क्रोलिंग फीचर का प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। ये मैंने जान के दिया हुआ, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही आपका आता है। ओके, चलो, उसके बाद यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करते हो, मैं टेबल टेस्ट भी एक दिखा दूंगा। तो जैसे ये ब्रेक टेस्ट है आपका, देखो यहाँ पे अच्छे से,
और ब्रिक टेस्ट में आप फिगर देखो, एक फिगर पे 5 क्वेश्चन, और ब्रिक भी आपका रैंडम दिया हुआ है, अच्छे से देखो, CBAEDA ऐसे करके है ना, BECAD, मतलब सीरियली नहीं है। और ऑप्शन भी आपका देखो ऐसे है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। चलो ऐसे करके तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। इसको करते हैं सबमिट, और उसके बाद जाते हैं पिक्चर पोजीशन पे। तो यहाँ पे ये 60 क्वेश्चन आता है, 30-30 का आपका 2 सेट होता है, तो 30, और फिर आप सेव नेक्स्ट करोगे तो 30, है ना। और ये सब ऑटो सेव होता है। और उसके बाद जो है कंटेंट तो काफ़ी सुपर क्वालिटी का है, लिमिटेड एजुकेशन के वाटर मार्क के साथ, ताकि कहीं शेयर ना हो सके कुछ भी, है ना। और देखो ये है, और फिगर का साइज ऑक्टागोनल में छोटा होता है, और 32-32 का 3 सेट होता है, टोटल आपका 96 क्वेश्चन होता है। तो ये सब आपको तो समझ में आया। अब जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक टेबल टेस्ट, मतलब कोई सा भी एक टेबल टेस्ट ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा। टेस्ट सीरीज में जाना, और पहले आप लोग क्या करना ना, आप लोग पहले सेक्शनल से प्रैक्टिस करना, ठीक है। सेक्शनल से प्रैक्टिस करके सेक्शन को अच्छा करो। जैसे ये फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में वाच टेबल टेस्ट है, और वाच टेबल टेस्ट के बाद आपका टेबल टेस्ट है, नंबर बेस्ड, है ना, और लेटर बेस्ड सब है। तो जैसे एक खोल करके देखते हैं, कोई सा भी खोलते हैं, लेटर बेस्ड ही खोल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इस तरह से जब आपका टेस्ट स्टार्ट होता है तो इंटरफेस देख लो। तो ये आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो कैसे प्रैक्टिस करोगे आप, है ना। तो ये स्क्रोलिंग प्रैक्टिस है ना, ऐसे, ठीक है। तो इसका, और इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा, और इस तरह से फिगर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्वेश्चन, और ऑटो सेव होता है। तो ये सब आपको पता चला। बाकी पार्ट 1 में मैंने अच्छे से डिटेल्स में बताया हुआ है सब कुछ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग देख लो, पॉज करके, है ना। आप लोग इसको सॉल्व करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 31। यदि पंक्ति 1 और स्तंभ 2 को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो पंक्ति 1 के अंतिम अक्षर के नीचे चौथे अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लो। आंसर जो है वो कमेंट करना, मैं हट जाता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखे। आंसर आप लोग कमेंट करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा सब कुछ अच्छे से। लेक्चर को लाइक करना, और नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा वो आएगा ट्रैक मेमोरी टेस्ट, उसके बाद आएगा पिक्चर पोजीशन टेस्ट, ठीक है। तो लेक्चर के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वहीं पे डिस्कस करना है। चलो तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।